नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश किया। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 है, जो गुरुवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। वहीं इसको लेकर संसद में जोरदार हंगामे के बाद वार पलटवार देखने को भी मिला है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए बिल लाया। ये इसका मूल उद्देश्य। सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है। मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, आडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं। जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। मैं और मेरी कलीग, सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है। उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं। संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान
या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर। लोकसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर जाने से पहले गांधी प्रतिमा को प्रणाम किया। राहुल के इंडिया के नेताओं ने लगे जिंदाबाद के नारे लगाए। जहां तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। बहुत उनको बधाई। उनको तो हो गया ना जीत, क्या हो गया था उनके साथ, तो सबको खराब लगा था, और जब हो गया फिर से उनके लिए सबको खुशी है और हम लोगों को भी बधाई। आप एक बात जान न लीजिए, अभी देश में अनेक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो जो सेंटर में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। चुनौती नहीं है, और ये भले जितना प्रयास किया जा रहा है इसको राजनीतिक विषय बनाने का, पर राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना, ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सजा पे रोक लगी, तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। अच्छा है कि मनोरंजन जो है लोकसभा में वापस है। अच्छा है कि मनोरंजन जो है लोकसभा में वापस है। अच्छा है कि मनोरंजन जो है लोकसभा में वापस है। 137 दिन बाद जब आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था। लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की, इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पावरिंग इंडिया एक्सक्लूसिव ग्रोथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विदेश मंत्रालय और G20 सेक्रेटरीट मुक्तेश्वर कुमार परदेशी ने G20 में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में इस क्षेत्र में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सार्थक कार्य किए गए हैं। वहीं इस मौके पर AK शिप्रा ग्रुप अमेरिका और प्रसिद्ध सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हर्ष कुमार ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और हमें समाज की उन्नति और बदलाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी उम्र के लोगों में बुरी आदत है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च अधिकारी तो बना देते हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर भगवान ने हमें धरती पर भेजा है वह नहीं बना पाते, यानी कि अच्छा इंसान नहीं बना पाते। संसद में धमाकेदार एंट्री के बाद जैसे ही राहुल पहुंचे, उन पर बीजेपी ने आते ही आरोपों की बौछार करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के संसद पहुंचने की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इस बीच राहुल की एंट्री के बाद सदन में न्यूज क्लिक पर मुद्दा गूंजा, जिस पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर,
कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, ये देश को करना चाहते हैं। और कांग्रेस तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई नेहरू की जो नीति थी, उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं। और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को ताश-नश करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। सपा विधायकों ने मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा करने के लिए कहा। विपक्ष हंगामा करते करते वेल तक पहुंच गया। वहीं सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बाढ़ सूखा के मुद्दे पर
मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है। मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? आप वोट मांगने के लिए स्टार प्रचारक हैं। वोट मांगने के लिए कोई प्रदेश नहीं छोड़ते जहां वोट ना मांगने जाते हो। अगर आप वोट मांगने जाते हैं जनता से, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी घटना हो तो उसकी निंदा करें। कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा है। वहीं सदन में संग्राम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातों को रखा। सीएम ने साफ किया कि राज्यों और जनता के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तैयार है बाढ़, सूखे और हर समस्या के समाधान के मुद्दे पर चर्चा के लिए। सरकार तैयार है जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए, बशर्ते विपक्ष चर्चा को तैयार हो। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे। सदन के भीतर मणिपुर पर सियासी महाभारत के बीच सदन में संग्राम संकेत दे रहा है कि अगर सत्र का आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। फिलहाल मानसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ तो आगे भी आरोपों की बरसात में ये भीगता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रियम पाठक, लखनऊ, इंडिया वॉइस। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।